हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की सेकेंड यूनिट जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जो है ये लास्ट वीडियो होगी, आज सेकेंड यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो ड्रग मॉलिक्यूल्स की जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करनी है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इन सब के बारे में जो है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसके नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 11th-12th के अंदर भी पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, रेशियो ऑफ लाइट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम्स इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम्स के अंदर जो होती है तो उसका जो रेशो होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, मतलब कोई एक सब्सटेंस है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, तो एक तो हो गया सब्सटेंस, दूसरा हो गया वैक्यूम। तो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर लाइट की वेलोसिटी का रेशो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो इस तरीके से हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ जो स्नेल्स लॉ होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मतलब लिक्विड का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो हमें स्नेल्स लॉ से पता चलता है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज़ इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। आई जो है यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंड आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में एक तरफ एयर है एंड एक तरफ लिक्विड है एंड इनके बीच में एक जो हमारे पास में लाइन है। तो क्या होता है जब लाइट जो है वो एयर से लिक्विड के अंदर ट्रैवल करती है तो जब इस प्लेन पर एयर से लिक्विड के अंदर जा रही है तो यहाँ पर जो है पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, देन जब लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है तो यहाँ पर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। तो स्नेल्स लॉ के अंदर यही बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है साइन ऑफ आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ एबेज रिफ्रैक्टोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसे निकाला जाता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। फर्स्ट एप्लीकेशन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका रोल होता है सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्सटेंसेस का फिक्स होता है तो हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है ये पर्टिकुलर ये होगा। नेक्स्ट इज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से। नेक्स्ट इज एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हमने की हुई है उसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। देन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं तो इसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से। एन अल्फा जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एंड एप्सिलॉन जो है ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू आता है एन अल्फा स्क्वायर। नेक्स्ट इज मोलर रिफ्रैक्शन जो है उसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन को ही ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कहा जाता है। नाउ सिंपल डेफिनेशन क्या होगी ऑप्टिकल रोटेशन की, इट इज़ द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेटेड व्हेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ लेयर ऑफ लिक्विड। सो ऑप्टिकल रोटेशन को हम सिंपली कैसे समझ सकते हैं कि जब एक पोलराइज्ड लाइट जो है वो एक लिक्विड के लेयर से पास होगी तो उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। तो जिस एंगल से वो रोटेट होता है उसे हम ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब
प्लेन पोलराइज लाइट का क्या मतलब होता है? जब हम एक लाइट बीम को पोलराइजर से पास करते हैं तो ऐसी वेव्स जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज के अंदर ऑसिलेट कर रही होती है उन्हें हम प्लेन पोलराइज्ड कहते हैं। तो इसे हम सिंपली डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं? एक पोलराइज लाइट को हम एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन में से पास कर रहे हैं, तो पोलराइज लाइट का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो एक एंगल से चेंज होता है। तो अगर ऐसा हमारा जो कंपाउंड है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के एंगल को चेंज कर पाता है तो हम उस कंपाउंड को जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है कि ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के एंगल को चेंज कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, सो ये हमारी एक पोलराइज लाइट है, इसे हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन से अगर पास किया तो इसका जो एंगल है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का जो एंगल है वो इसका चेंज हो जाएगा। पहले जो है पोलराइज लाइट इस प्लेन में थी, देन इसके बाद में इस प्लेन, इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसी को जो है हम ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल रोटेशन को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ हम ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। तो एक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी कहते हैं, या फिर उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर एक कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उस कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जिसे हम प्लस साइन से या फिर स्मॉल डी जो है इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल बेसिक इसके बारे में। देन मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स जो मिरर इमेजेस है बट वो इम्पोजेबल नहीं होते, मतलब एक दूसरे के ऊपर अच्छे से फिट नहीं होते, तो उन मॉलिक्यूल्स को जो है इनएंशियोमर्स कहा जाता है। वहीं इसके बाद में रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? जब इक्वल क्वांटिटी दो इनएंशियोमर्स की जो है हम उसको मिक्स करेंगे तो उसको जो है रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। नाउ एप्लीकेशंस क्या होंगी ऑप्टिकल रोटेशन की? फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। सेकंड, एक जो सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी भी पता लगाई जा सकती है ऑप्टिकल रोटेशन की मदद से। एंड नेक्स्ट, कंसंट्रेशन क्या है एक सब्सटेंस के एक सॉल्वेंट के अंदर, उसे भी हम पता लगा सकते हैं ऑप्टिकल रोटेशन की मदद से। देन ऑप्टिकल रोटेशन को हम डिटरमाइन किसकी मदद से करते हैं? पोलैरीमीटर जो है ये एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम ऑप्टिकल रोटेशन को डिटरमाइन करते हैं। सो ये था कंप्लीट ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जनरली होता क्या है? इट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मटीरियल। एक हमारे पास कोई भी मटेरियल है उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी उसे ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि रेशो होगा परमिटिविटी का डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। जैसे ये है रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज़ इक्वल टू रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपली हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज relative permittivity and it is equal to the ratio between the permittivity of the medium to permittivity of the free space. Now permittivity क्या होता है? ये होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, कोई एक मीडियम है हमारे पास, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाता है तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आता है उसे हम परमिटिविटी कहते हैं। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है स्लॉटेड लाइन मेथड, सेकंड है वेव गाइड मेथड, थर्ड है वेव स्कैटरिंग मेथड एंड फोर्थ है पल्स डिले मेथड। इन सभी मेथड्स के द्वारा जो है हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का हम कैपेसिटेंस की मदद से भी निकाल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का जो होता है वो इक्वल होता है रेशो कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर विद लिक्विड टू कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर इन वैक्यूम। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है कंडेंसर का लिक्विड के साथ में एंड उसे हम डिवाइड करेंगे कैपेसिटेंस कंडेंसर का जो कि वैक्यूम के अंदर है, तो उससे जो है हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का
मिल जाएगा। नाउ एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है हमारे पास में वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है। जितनी ज़्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा जो है सॉल्वेंट की पोलैरिटी होगी। सेकेंड इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये मदद करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है उसके लिए सॉल्वेंट को सिलेक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट वन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसे रडार एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है जिससे कि जो बरीड ऑब्जेक्ट्स है मतलब जो दबे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी कहाँ पर लोकेशन है उसका नेचर क्या है ये हम इसकी मदद से पता लगा सकते हैं। सो ये था कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट होता है दो ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस के सेपरेशन को मेजर करने के लिए जो है डाइपोल मोमेंट होता है। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? डाइपोल मोमेंट जो है इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही हम इसकी डेफिनेशन जो है वो पता लगा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास में दो चार्जेस हैं, यहाँ पर आएगा प्लस क्यू एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आ गया डी। तो अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इट वुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। नो डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट जो है वो होती है कूलम्ब मीटर, क्योंकि चार्ज जो है इसकी यूनिट होती है कूलम्ब एंड इसकी डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। सो ऐसा यूनिट इसकी हो गई कूलम्ब मीटर एंड सीजीएस यूनिट जो होगी इसकी वो होगी डिबाई। ठीक है। नाउ डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक कंडेंसर। इसकी मदद से जो है डाइपोल मोमेंट को मेजर किया जाता है। नाउ एप्लीकेशंस क्या होंगी डाइपोल मोमेंट की? सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि डाइपोल मोमेंट की मदद से पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डाइपोल मोमेंट जो है ये यूज़ होता है जिससे कि हम डिग्री ऑफ पोलैरिटी जो है एक सब्सटेंस की उसे मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर सब्सटेंस पोलर है भी तो वो किस हद तक पोलर है ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रेडिक्ट द शेप और सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डाइपोल मोमेंट जो है ये किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की शेप एंड उसकी सिमेट्री को पता लगाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज टू डिस्टिंग्विश सिस और ट्रांस आइसोमर्स। नेक्स्ट इज टू डिस्टिंग्विश सिस और ट्रांस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। सिस आइसोमर्स का मतलब होता है कि उसके सेम साइड पे जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट करने में भी मदद करता है। देन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स को भी डिफ्रेंशिएट करने में डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें मदद करता है। एंड लास्ट वन इज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स। तो एक जो हमारे पास में कंपाउंड है उसके अंदर कितने जो है आयनिक कैरेक्टर का कितना परसेंटेज है वो डिटरमाइन करने के लिए भी हमारे पास जो है डाइपोल मोमेंट हेल्पफुल होता है। तो ये था कंप्लीट डाइपोल मोमेंट के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो यहाँ पर डिसोसिएशन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है टूटना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड जो होता है वो टूटता है एंड उसके लिए हम एक कांस्टेंट निकालते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है क्वांटिटेटिव मेजर होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है हमारे पास में, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है तो वो एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, उसका क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो ही डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। इसी तरह किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बेस है तो वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, उसका क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है डिस्क्राइब करता है डिसोसिएशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपाउंड्स, एटम्स और आयंस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ये डिस्क्राइब करता है कि एक जो कंपाउंड है हमारे पास में वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, एटम्स या आयंस के अंदर टूटता है। जैसे हमारे पास में एक कंपाउंड है AB, इससे फॉर्म हुआ A प्लस प्लस B माइनस, तो ये हो गया डिसोसिएशन। एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर टूट गया। अब इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो निकलेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ AB। ये जो है ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट।
नाउ हम डिस्कस करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। तो एसिड क्या होता है, जैसे हमारे पास में HA, ये एक एसिड है, तो ये डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस A माइनस के अंदर। तो इसके जो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसे हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वल टू आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस एंड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ HA। इसी तरीके से हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस के लिए होता है उसे हम बोलते हैं Kb। अब जैसे हमारे पास में BOH एक बेस है, ये टूट जाएगा B प्लस प्लस OH माइनस के अंदर, ठीक है। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा बेस के लिए Kb, वो इक्वल टू आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ B प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ BOH। इस तरीके से जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है एसिड के लिए एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb होता है बेस के लिए। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब उसका पता लगा सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का पता लगाने के लिए हमारे पास हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन होती है, जिसके हिसाब से pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड होता है। तो यहाँ पर Ka जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम Ka को डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे ही बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ बेस। तो इस तरीके से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये होती है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है न्यू जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब है हमारी मेडिसिन जो है उसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है उसके डेवलपमेंट के अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट का रोल रहता है। सेकेंड इज टू डिटरमाइन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करने में भी मदद करता है। देन ड्रग की डिस्कवरी के अंदर भी डिसोसिएशन कांस्टेंट का रोल रहता है। देन प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के अंदर भी डिसोसिएशन कांस्टेंट का रोल रहता है। एंड लास्ट वन इज क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब किसी भी ड्रग की ह्यूमन के ऊपर यूज़ होने से पहले उसकी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, उसके अंदर भी डिसोसिएशन कांस्टेंट का रोल रहता है। सो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक समझाए गए हैं उसके अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स जो है इस यूनिट के ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।